जय माता दी दोस्तों, मन की आवाज़ मोटिवेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है कुदरत का न्याय। आज सोनिया और विशाल बहुत खुश थे, और होते भी क्यों नहीं। आज उनके बेटे आर्यन का एडमिशन शहर के सबसे बड़े स्कूल में जो होने वाला था। दोनों खुशी खुशी आर्यन के साथ स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल का पियून उन्हें प्रिंसिपल के कमरे के बाहर बैठाकर बोलता है, अभी अंदर टीचर्स की मीटिंग चल रही है, जैसे ही खत्म होगी आपको बुला दिया जाएगा। करीब 1 घंटे बाद उनको अंदर बुलाया जाता है। अंदर प्रिंसिपल की कुर्सी पर अपने बाबूजी को बैठा देख विशाल चौंक जाता है। बाबूजी, आप यहाँ कैसे? जैसे ही विशाल कुछ कहने को होता, वैसे ही रामकृष्ण जी हाथों से इशारा कर उसे रोक देते हैं। सोनिया भी अपने ससुर को देख चौंक जाती है और सोचने लगती है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। अब ये पता नहीं आर्यन का एडमिशन यहाँ करने देंगे या नहीं। अब हमने इतना बुरा किया उनके साथ, तो कहीं एडमिशन के लिए मना ही ना कर दें। सोनिया अपने ही में बड़बड़ाती है। सोनिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सर कहिए, मिस्टर विशाल, ये स्कूल है, आपको कोई आपका घर नहीं जो आप यहाँ रिश्ते निभा रहे हैं। पिता को इस रूप में देख दोनों हतप्रभ हो जाते हैं। देखिए, आपके बच्चे का पहले टेस्ट लिया जाएगा। अगर वो काबिल हुआ तो हम हमारे स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन ज़रूर करवा देंगे। बाकी फ़ीस वगैरह और जो कुछ भी डोनेशन है आपको बाहर इंक्वायरी स्टाफ से पता चल जाएगा। रामू, इन लोगों को मिसेस सोलंकी से मिलवा दीजिए, कहकर रामकिशन जी उन दोनों को बाहर भेज देते हैं। वहीं साइड के सोफे पर अनिरुद्ध बैठा था, जो सब बातें सुन रहा था, लेकिन अपनी नज़रें किसी किताब पर गड़ाए था। दोनों के जाने के बाद अनिरुद्ध रामकिशन जी से कहता है, सर, क्या आप इन दोनों को माफ़ कर पाएंगे? इन दोनों ने जो आपके साथ किया है उसे तो शायद ईश्वर भी माफ़ ना कर पाए। रामकिशन जी कहते हैं, मैं विशाल और उसकी पत्नी को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अनिरुद्ध, इन लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मुझे घर से निकलना पड़ा, और इस 1 साल में दोनों ने मेरी कोई सुध भी ना ली। रामकिशन जी की आंखों में 1 साल पहले के दिन चलचित्र की तरह तैर गए। रामकिशन जी एक सरकारी अध्यापक थे। अपने इकलौते बेटे विशाल के लालन पोषण में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी उन्होंने, और समय रहते सोनिया के साथ विशाल की शादी भी करवा दी। विशाल अपनी पत्नी के साथ शहर में जाकर बस गया और अपनी दुनिया में मग्न हो गया। गांव में रामकिशन जी के पिता ने जो घर बनवाया था, उसी पर 4 कमरे रामकिशन जी ने और बनवा दिए थे, और घर को एक आलीशान कोठी में तब्दील कर दिया था। छोटा सा लॉन, जिसमें अक्सर रामकिशन जी चाय पिया करते थे और गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाया करते थे। लीजिए गुप्ता जी, आपकी फेवरेट अदरक वाली चाय तैयार है। अरे सुलोचना, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मेरा चाय पीने का मन कर रहा था? अरे क्या मैं नहीं जानती कि आपको चाय पीना कितना पसंद है। लेकिन सुनो जी, अब धीरे धीरे बुढ़ापे में इतनी चाय पीना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे मेरी सेहत एकदम ठीक है। वह क्या चाय बनाई है आपने श्रीमती जी? एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपके हाथों में जो जादू है ना, वो किसी और के हाथों में नहीं है। चाहे चाय हो या खाना, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सच में आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। शर्म आती हुई आंखों वाला मुस्कुराता हुआ चेहरा रामकिशन जी के मानस पटल पर प्रतिबिंबित हो रहा था कि तभी विशाल की आवाज़ से दोनों चौंक गए। आज बहुत दिनों बाद विशाल उन दोनों से मिलने आया था। रात को बातों ही बातों में विशाल ने रामकिशन जी और सुलोचना जी से शहर चलने की बात की। माँ, मैं चाहता हूँ कि आप दोनों अब मेरे साथ शहर में रहें।
यहाँ की देखभाल करने के लिए आप दोनों कभी कभी आया जाया करना। नहीं विशाल, हम दोनों यहीं ठीक हैं। वहाँ जाकर क्या करेंगे हम दो? हम शहर की आबो हवा में वैसे भी ठीक नहीं लगती। अरे बाबूजी, जब वहाँ रहने लगोगे तो वहीं अच्छा लगेगा। और वैसे भी मुझे इतनी छुट्टियाँ नहीं मिलती कि मैं हर 6 महीने में आप लोगों से यहाँ मिलने आ जाऊँ। और अब बुढ़ापे में बहुत सी चीज़ है। कल को सुख है, दुख है तो वहाँ शहर में सब सुख सुविधा है। यहाँ गांव में तो कुछ भी नहीं है। माँ, आप बाबूजी को समझाओ ना। सुनिए विशाल, ठीक कह रहा है। अब बुढ़ापे में हमें बेटे की ज़रूरतें पड़ेगी ही। कल किसने देखा है, हम दोनों यहाँ अकेले हैं। वहाँ कम से कम बच्चे होंगे तो हम एक दूसरे के लिए चिंताएं तो कम होगी। रामकिशन जी का मन नहीं था, लेकिन सुलोचना जी के बहुत समझाने के बाद वो जी बेटे के साथ शहर गए। यहाँ पर 3 साल के पोते के साथ दोनों का समय कब गुजर रहा था दोनों को भी पता नहीं चलता। विशाल और सोनिया भी अपने बच्चे को दोनों के पास छोड़ नहीं कहीं भी आ जा रहे थे। ना सोनिया को ये चिंता रहती कि बच्चा क्या खाएगा, ना सास ससुर की सुलोचना जी बच्चे के लिए भी बना देती और अपने दोनों के लिए भी सब खुशी खुशी कर लेती। 2 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला कि अचानक एक रात बिना कोई आहट किए सुलोचना जी चली गईं। सन्न रह गए किशन जी। भला ऐसे कोई जाता है क्या जिसने मुझसे पूछे बगैर घर की चौखट भी कभी पार ना की थी। वो एक दिन ऐसे बिना कुछ बोले चली जाएगी। किशन जी को विश्वास ना था। सुलोचना जी के जाने के बाद कुछ दिन तो ठीक गुजरे, लेकिन एक दिन जब विशाल ने गांव के मकान को बेचकर शहर में बड़ा घर लेने की बात कही। बाबूजी, अब माँ तो चली गई, अब आप भी गांव नहीं जा पाओगे, तो क्यों ना गांव वाला मकान बेचकर यहाँ बड़ा घर ले लेते हैं। और आर्यन भी छोटे से स्कूल में पढ़ता है, तो कुछ पैसे आ जाते तो हम उसका एडमिशन किसी बड़े स्कूल में करवा लेते। लेकिन रामकिशन जी ने गांव का मकान अपने जीते जी बेचने से साफ मना कर दिया। बस तभी से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। इतवार की सुबह किचन से बहू सोनिया के झल्लाने की तेज आवाज़ आ रही थी कि वो अपना सारा गुस्सा बर्तनों पर निकाल रही थी। अपने कमरे में बैठे रामकिशन जी सब सुन रहे थे। उन्होंने एक गहरी सांस भरी। रामकिशन जी जानते थे कि ये चिढ़ बर्तनों पर नहीं बल्कि उनके लिए है। सोनिया उनका गुस्सा बर्तनों को पटक पटक कर निकाल रही थी। रामकिशन जी सब समझ रहे थे कि बहू मुझे उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती, इसलिए बर्तनों पर अपने दिल की भड़ास पूरी कर रही थी। दरअसल सुबह ठंड कुछ ज़्यादा ही थी, तो चाय के शौकीन रामकिशन जी को चाय की तलब लगी और वो खुद को रोक ना पाए। रसोई के पास जाकर बहू को एक कप चाय के लिए रामकिशन जी ने बोल दिया था। उसी का गुस्सा सोनिया निकाल रही थी। हाँ हाँ, बस यही काम तो रह गया है मेरा, चाय बनाने का। सुबह से 2 बार तो पी चुके हैं। ऐसे ही मैं चाय बनाती रही तो बन गया नाश्ता और खाना। बहू के ये शब्द सुनकर रामकिशन जी की आंखों के कोर नमी से भीग गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखों में आंसू आने से रोका। बहू के कठोर शब्दों से चाय की तलब शांत हो गई। अपने बेटे के घर में इतनी बेइज्जती किशन जी को सोनिया के बोलने से उतना दुख नहीं होता जितना विशाल के चुप रहने से होता। पराये को ताना उतना नहीं चुभता जितना अपने जाए का मौन। विशाल की भी तो मानो इसमें पूरी स्वीकृति हो। सोनिया को अपने बूढ़े बाप की बेइज्जती करवाने की कोई कहते हैं। जीवन साथी की असली ज़रूरत बुढ़ापे में होती है। जब तक सुलोचना जी जिंदा थीं किसी बात के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता था।
रामकिशन जी को बिना कुछ बोले ही सब समझ आती थी कि उन्हें क्या चाहिए। लेकिन जब से सुलोचना जी गई तब से तो वो बिल्कुल लाचार हो गए थे। अब तो सोनिया का मुंह मनमाने और अपमानित करने से के ढंग से खुलने लगा था और विशाल ने चुप्पी साध ली थी। अब बूढ़ा ससुर सोनिया की आंखों में खटकने लगा। वैसे भी अब पहले जैसी आज़ादी सोनिया की नहीं रही। पहले जो दिल आए खाते घूमते, पूरे घर की जिम्मेदारी और बच्चों की जिम्मेदारी उन्होंने सुलोचना जी और रामकिशन जी पर छोड़ रखी हुई थी। अब एक बंधन सा महसूस होने लगा था। सोनिया को हर महीने घर के खर्चे और उनकी दवाइयों के नाम पर विशाल और उनकी सारी पेंशन ले रहा था। उनका एटीएम भी विशाल अपने पास रखने लगा था और अब भी बुढ़ा बाप दोनों को अखर रहा था। जबकि रामकिशन जी बाहर के सभी काम जैसे घर के लिए सब्जी लाना, बिजली का बिल जमा करना, पोते को स्कूल छोड़ना आदि काम रामकिशन जी किया करते थे। लेकिन धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा था। अब उससे भारी काम नहीं होता तो उन्होंने बाहर का काम करना छोड़ दिया। ससुर का घर में बैठे रहना अब बहू को अखरने लगा। कल तक तो बहू बाबूजी बाबूजी कहकर न जाने कितने काम अपने ससुर से करवा लेती थी। वही बहू अब उन्हें बात बात पर निठल्ले रहने के ताने देने लगी। रामकिशन जी को बहुत दुख होता, लेकिन उन्होंने बेटे से कभी इस बात की शिकायत नहीं की। थक हार कर उन्होंने बेटे को ये सोचकर कि क्या पता दोनों के व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन आए, गांव के मकान को बेच देने की इजाज़त दे दी। मकान को बेचकर विशाल को जो भी रकम मिली उससे उसने नया घर ले लिया। कुछ पैसे आर्यन को अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए रख दिए। अब तो जैसे बेटे बहू का मकसद ही पूरा हो गया था। अब उनको रामकिशन जी से कोई मतलब नहीं रह गया था। विशाल की पत्नी अब उनके कान भरने लगी कि बाबूजी को अब यहाँ अच्छा नहीं लगता, उनको वृद्धाश्रम चले जाना चाहिए। वहाँ बहुत से लोग उनके हम उम्र के होते हैं, वहाँ उनका मन बेहला रहेगा। अब और अपमान सहना उनके बस में नहीं रहा। इससे पहले कि बेटा बहू उन्हें बेइज्जत करें, वो अपना मान रखकर खुद ही जल्दी यहाँ से जाने का निर्णय ले लेते हैं। अगली सुबह जब काफ़ी देर हो तक रामकिशन जी के कमरे से बाहर नहीं आते हैं तो विशाल उनके कमरे में जाकर देखता है तो उनके पैरों की तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखता है कि उनका कमरा खाली है और मेज़ के ऊपर एक कागज़ रखा है जिसे विशाल पढ़ने लगता है। प्रिय विशाल, सदा खुश रहो। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मेरा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो गया है। गांव में घर तो नहीं रहा, लेकिन किसी तरह गांव में गुजारा कर लूँगा। मेरा यहाँ रहना शायद तुम लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए जा रहा हूँ। मेरे लिए मेरी पेंशन काफ़ी है। मेरा एटीएम तो तुम्हारे पास ही है, इसलिए मेरी आवश्यकता तुम्हें नहीं है। खुश रहो। पिता बूढ़ा ज़रूर हुआ है, लेकिन उसका आत्मसम्मान अभी जिंदा है और ये आत्मसम्मान मरने के बाद ही मरेगा। सोचा था अपने अंतिम पलों में बहू बेटे के साथ सुख से रहूँगा, लेकिन सुलोचना के जाने के बाद मेरे रहने से बहू की वो आज़ादी नहीं रही जो पहले थी। इसलिए जा रहा हूँ और मेरी चिंता मत करना। गांव में 2 वक्त की रोटी कोई भी खिला देगा। तुम्हारा बूढ़ा पिता। रामकिशन जी रेलवे स्टेशन के लिए टैक्सी में बैठ जाते हैं। टैक्सी चल देती है। पीछे छूटते हुए शहर के साथ रामकिशन जी ने पिछली कड़वी बातों को भी छोड़ दिया।
स्टेशन पर पहुंचकर रामकिशन जी अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए बाहर लगे बेंच पर बैठ जाते हैं। आंखें बंद कर सर को बेंच पर टिका देते हैं कि किसी के छूने का एहसास होता है। वह आंखें खोलते हैं तो सामने एक नौजवान युवा खड़ा होता है। सर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपके दोस्त कमलेश जी का बेटा अनिरुद्ध हूँ। रामकिशन जी अपनी बूढ़ी आँखों पर जोर देते हैं और तब जाकर उनको पहचानते हैं। अनिरुद्ध को देखकर खुश हो जाते हैं और उसको गले लगा लेते हैं। रामकिशन जी की हालत देखकर अनिरुद्ध समझ गया कि कुछ ठीक नहीं है। अनिरुद्ध रामकिशन जी को अपने घर चलने को कहता है। सर, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। नहीं नहीं बेटा, मैं तो गांव वापस जा रहा हूँ। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। और तुम्हारी माताजी ठीक हैं? नहीं सर, उनको गुजरे 1 साल हो गया है। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। वैसे भी बहुत एहसान है आपके मेरे ऊपर। आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। पिताजी ने तो अपनी सेवा करने का मुझे अवसर नहीं दिया, लेकिन आप मुझे ये मौका दे दीजिए। रामकिशन जी को याद आता है कि अनिरुद्ध के पिता की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तब रामकिशन जी और सुलोचना जी ने अनिरुद्ध और उनकी माँ को सहारा दिया था। रामकिशन जी ने अपने स्कूल में अनिरुद्ध का एडमिशन करवाया और उसको अपने स्कूल में पढ़ाया। आगे की पढ़ाई के लिए भी रामकिशन जी ने अनिरुद्ध की पूरी मदद की और आज वही अनिरुद्ध उनके सामने खड़ा है। अनिरुद्ध के बहुत बोलने पर रामकिशन जी अनिरुद्ध के साथ उसके घर आ जाते हैं। अनिरुद्ध अपने घर में उनका बड़ा आदर और सम्मान करता है। ऐसा आदर सम्मान पाकर रामकिशन जी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अपने बच्चों से यही सम्मान की अपेक्षा तो माँ बाप करते हैं। अनिरुद्ध उनके लिए अच्छे अच्छे व्यंजन और कपड़े की व्यवस्था करता है। अनिरुद्ध के घर में रामकिशन जी को किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बिल्कुल एक बाप की तरह अनिरुद्ध उनको रखता है। अनिरुद्ध का घर और नौकर चाकर देखकर रामकिशन जी पूछते हैं, बेटा तुम करते क्या हो? अंकल, मेरा अपना एक स्कूल है, मैं उसे चलाता हूँ और अब चाहता हूँ कि आप उस स्कूल को संभाल लें, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी कर पाया हूँ वो आपके कारण ही है और आपको उद्यापन का अनुभव भी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी स्कूल आपकी छत्र छाया में रहे। नहीं नहीं बेटा, अब इस बूढ़े शरीर में इतनी ताकत कहाँ बची है। मैं तो वापस गांव जाकर रहना चाहता हूँ। नहीं अंकल, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप कुछ दिन घर में आराम करो। जब आपको ठीक लगेगा तब आप स्कूल भी देख लेना, लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूँगा। अनिरुद्ध के कहने पर रामकिशन जी उसी के साथ रुक जाते हैं और कुछ अनिरुद्ध उनकी इतनी देखभाल करता है कि कुछ ही दिनों में वे स्कूल भी जाने लग जाते हैं। अंकल, कहाँ खो गए आप? अनिरुद्ध की आवाज़ से रामकिशन जी वर्तमान में लौट आते हैं। कहीं नहीं बेटा, और तुम मुझे अंकल नहीं बाबूजी कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। अनिरुद्ध उनको ज़ोर से गले लगा लेता है। यहाँ विशाल और सोनिया रामकिशन जी को इतने बड़े घर और इतने बड़े स्कूल में काम करता देख हैरान थे और अपने किए पर पछता रहे थे। आपको ये कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।